हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे फिजिक्स चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से या किसी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाना। इस घटना को एक प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक हम देखते हैं कि अगर हम जिसमें अपना फेस देखते हैं उस पर अगर क्या करें, किसी चीज़ का अगर प्रकाश उस पर डालें तो क्या होता है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है टकरा कर। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है, ये जो होता है ये एक तरफ अगर कलई किया रहेगा तभी ये नियम लागू होगा, वरना नहीं लागू होगा। जैसे हमारा जो हम फेस देखते हैं अगर उसके पीछे कलई न किया हो तो हमारा फेस नहीं दिखेगा। तो इसमें ये जो घटना होती है वो अपारदर्शी, जैसे मतलब कि पारदर्शी ना हो, आर पार न दिखे, उसी पर यह नियम लागू होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या वस्तु से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर तो लगा सकते हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई दर्पण दिया है यमन, हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश डाला, प्रकाश आपतित किरण को बोलते हैं। आपतित किरण जो प्रकाश डालते हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण। तो ये आपतित किरण आ रही है और जहाँ पर ये टकराई तो जितने डिग्री पर ये टकराती है उतनी डिग्री से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण परावर्तित। इसके बीच में अविलंब डालते हैं तो ये जो होता है यहाँ पर आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जो परावर्तित हो जाती है तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका नियम भी पूछता है जो आगे चल के अभी हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, इन दोनों में यही नियम है, यही अंतर है कि ये जो होता है अपारदर्शी माध्यम में होता है और ये जो होता है पारदर्शी माध्यम में होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई एक माध्यम लिया है और यहाँ से जब प्रकाश एक माध्यम से, जब ये देखिए यहाँ पर लिखा है माध्यम 1 माध्यम 2, तो जब प्रकाश हम एक माध्यम में डालते हैं तो ये जब दूसरे माध्यम में डालती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी, यानी थोड़ा सा इधर तिरछा हो जाएगी। तो अगर क्या होगी, प्रकाश अगर क्या होती है, अगर यहाँ ये सघन विरल है और विरल से अगर सघन में आएगी, सघन में क्या आएगी तो अविलंब की ओर क्या आएगी, ऐसे आ रही थी, थोड़ा ऐसे झुक जाएगी। और अगर क्या होता है, अगर ये सघन हो और ये विरल हो तो यहाँ से आएगी तो ये क्या होगी, अविलंब से थोड़ा दूर ऐसे हट जाएगी। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं बाइक से और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, अगर जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ अपनी स्पीड क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, यानी उस सघन एरिया है। इसीलिए तो बोलते हैं सघन में क्या आती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर इस सघन है तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो सघन माध्यम में आप अपनी स्पीड भी क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अगर लेकिन वही अगर रोड एकदम पूरा खाली हो तो आप बहुत तेज बाइक क्या करते हैं, चलाते हैं, तो क्या होते हैं, बहुत तेज उड़ने लगते हैं। तो ये भी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये विरल माध्यम जब पाता है इस माध्यम को तो ये भी क्या होने लगता है, उड़ना लगता है, मतलब अविलंब से दूर हट जाता है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश इस तरह अपने मार्ग से प्रकाश का इस तरह अपने मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन में अंतर बताइए। तो इधर मैंने लिख दिया परावर्तन, इधर लिख दिया मैंने अपवर्तन। तो ये देखते हैं परावर्तन में देखते हैं इसका पहला डिफरेंस कि किसी चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें देखते हैं पारदर्शक मतलब जो आर पार दिखे, तो पारदर्शक माध्यम से प्रकाश का दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इसके लिए क्या होना चाहिए, पारदर्शक माध्यम होना चाहिए, इसके लिए अपारदर्शक माध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या है। इसमें आपतन कोण आई तथा अपरावर्तन कोण आर सदैव समान होते हैं। इसमें आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर भिन्न होते हैं क्योंकि वो जिस एंगल से आता है उसी एंगल पे ये नहीं झुकता है या नहीं ऊपर हटता है। ये इसमें डिफरेंस होता है, इसमें सेम होता है। यही दो डिफरेंस था। अगर पूछता है डिफरेंस तो आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला है प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण मतलब कोई सोर्स होगा, जैसे प्रकाश है, प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ से आ रही है तो इसका क्या होगा, ये सोर्स होगा जहाँ से आ रही है। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, कहीं से जब कोई किरण आती है तो जब कोई किरण आती है और उस सीधी रेखा में चलती है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का किरण, एकदम क्या हो, सीधी रेखा में चले। जैसे जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जो जिस सीधी रेखा में जब चलेगी तो एक पथ बन जाएगा, इस पथ को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसका सूत्र बताइए। गोली दर्पण देखिए, गोली दर्पण मतलब जो गोल होता है उसी को बोलते हैं गोली दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली हो उसे गोली दर्पण। परावर्तक सतह का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये परावर्तक है, ये जो है इसी को बोलते हैं परावर्तक। जब यहाँ से क्या होता है परावर्तक, यहाँ पर जब कोई वस्तु ऐसे आएगी तो टकरा कर क्या होगी, वापस चली जाएगी, तो ये क्या हो गया, गोली सतह हो गया। तो क्या बोला गया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जहाँ से वस्तु क्या हो, टकरा कर वापस चली जाए, परावर्तक सतह गोली हो उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोली का मतलब ये हुआ कि गोली मतलब वो थोड़ा क्या हो, गोल टाइप में होगा। तो मान लीजिए ये चिकना होगा, अगर ये वाला चिकना है, ये मैंने ऐसे ही बना दिया, ये चिकना है अगर, तो यहाँ से कोई वस्तु आएगी और टकरा कर क्या होगी, वो इसी माध्यम में लौट जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं। और उसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, गोली होना चाहिए। इसका सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। ये दर्पण में प्लस होता है, लेकिन अगर यही चीज लेंस का होता है तो यहाँ बीच में बस माइनस हो जाता है और कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अपवर्तन में आपको बता दूं, मान लीजिए कि प्रकाश किसी निर्वात में चल रही है, निर्वात में चल रही है और फिर क्या हो रही है, वही प्रकाश क्या हो रही है, एक बार किसी वायु में या जल में या कांच में चल रही है, तो इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम मतलब जल हो सकता है, कांच हो सकता है, वायु हो सकता है, में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में क्या होना चाहिए, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो परिभाषा इसी फार्मूले से बन सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि लेंस होता है, वो कोई लेंस होता है जो क्या करता है, वो देखने की क्षमता को क्या करता है, एब्जर्व करता है, मतलब जैसे वो क्या करता है, लेंस को सिकुड़ाता है या फैलाता है, तो इसी की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। जैसे लिखा है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित तथा अभिसरित मतलब फैलाने और सिकुड़ाने करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित तथा अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, मतलब फैलाने और सिकुड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ठीक है ना। और ये लेंस की क्षमता को पी से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला था 1/f मीटर में, अगर यहाँ 1 रहेगा तो मीटर, यहाँ मीटर रहता है, अगर यहाँ 100 रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैं आपसे बताया हूँ परावर्तन का नियम क्या है और समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझाइए, ये भी मैं आपको पीछे बताया हूँ। चलिए देखते हैं कि मैं यहाँ पर जो आपको एक चित्र दिखाया हूँ जो ऐसे था, 1 मिनट मैं बना दे रहा हूँ फिर से। ये जो है, ये कोई क्या है, ये कोई दर्पण है। यहाँ जब प्रकाश ऐसे आता है, आपतित किरण, और यहाँ जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और बीच में हम क्या लगा देते हैं, अभिलंब। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आई होता है, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आर होता है। ये सदैव आई एंगल आर सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये चित्र भी बना देना है अगर पूछता है ऐसे तो यही बोला गया है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो होता है इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। इसी पर देखिए ये किरण भी आया और यहाँ से गया और अभिलंब भी यही पर है, कि तीनों लोग एक ही बिंदु पर टकरा रहे हैं जिसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यही बोला गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बहुत आसान है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, जो अभी आपको हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताइए। तो हमने लिख दिया इधर उत्तल और इधर लिख दिया अवतल, ये दर्पण है, ठीक है ना, दर्पण है। तो देखिए इसमें परावर्तक करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। जो बोला है इसमें परावर्तक करने वाला, परावर्तक मतलब टकरा कर वापस उसी दिशा में करने वाला चमकीला सतह बाहर की ओर उभरा होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, ये जो होता है, ये मान लीजिए गोली दर्पण कोई है, ऐसे गोली दर्पण, तो अंदर की तरफ कलई किया होगा, अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ कोई किरण अगर यहाँ आकर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी यहाँ से क्या होगी, किरण टकराती, लेकिन यहाँ पर ये तो कलई किया हुआ है, तो यहाँ किरण टकराएगी, इसको ऑब्जर्व कर लेगा, जाने ही नहीं देगा। इसलिए इसका जो उभरा होता है, यहाँ इसका ट्रिक है, लिखा है उत्तल उसे उभरा, यानी उत्तल दर्पण का पहचान ये है कि उभरे हुए सतह से परावर्तन। समझ में आ रहा है, उत्तल दर्पण का मतलब उसे उभरा, यानी उभरे हुए तल से परावर्तन। तो जब ये याद हो जाएगा उभरे हुए तल से परावर्तन, तो इसका मतलब हो जाएगा अवतल दर्पण का जो दबे हुए तल से, मतलब जो अंदर धंसा हुआ तल है, इसके तल से परावर्तन। तो एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। यहाँ पर जो होता है इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसमें बाहर की तरफ कलई की रहती है, और अंदर की तरफ से कोई अगर किरण, हमने प्रकाश किरण डाला तो अंदर से अंदर क्या होती है, टकरा कर वापस आ जाती है। तो उभरे हुए, जब उत्तल दर्पण पूछता है तो उभरे हुए तल से परावर्तन, और अवतल दर्पण पूछता है तो अवतल से अंदर वाले तल से परावर्तन। इसका ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण का डिफरेंस। इसमें दबे हुए पृष्ठ पर पालिश होता है। दबे हुए तल पर अभी मैं आपको बताया हूँ कि दबे हुए तल पे क्या होता है, पालिश होता है। मान लीजिए क्या हमारा उत्तल दर्पण है, तो इसके दबे हुए तल पे क्या होता है, पालिश होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें उभरे हुए तल पे पालिश होता है। इसमें देखते हैं, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है। फिर लास्ट इसका डिफरेंस है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है और इसमें प्रतिबिंब बड़ा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है। क्या बोला है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के बराबर, तीनों प्रकार का, बराबर भी, छोटा भी और वस्तु के आकार का भी बनता है। आवर्धन देखते क्या होता है। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लीजिए कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रखे, जब वस्तु रखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कोई दर्पण है, तो यहाँ पर ये जो होगा, ये जो है वस्तु है, और ये वस्तु का जो चित्र बनेगा इसमें दर्पण में, वही तो बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, जो हमने यहाँ वस्तु रखा था और यहाँ जो प्रतिबिंब में दर्पण में जो प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर और वस्तु की ऊंचाई नीचे के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। ये क्या है, आवर्धन को हम से मैग्निफिकेशन से दर्शाते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू, ये जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसको एच डैश से बोले, हाइट ऊंचाई। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश से, और जो वस्तु की ऊंचाई है वो नीचे। तो भारी वाला नीचे रहेगा क्योंकि प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब छोटा होता है, छोटा हो सकता है, और जो उसका वस्तु होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है बनता है उस शीशे में छोटा ही तो बनता है। इसलिए भारी वाला चीज़ नीचे और हल्का वाला चीज़ ऊपर। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछता है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, मतलब देखते हैं ना जब गाड़ी चलाते हैं तो पीछे से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, हम उसी में देख के पता कर लेते हैं और अपना साइड लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा व छोटा, और उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मतलब जब देखते हैं कि जब कोई पीछे से कोई वाहन आता है तो उस वाहन इतना बड़ा होता है, लेकिन उसका चित्र जो होता है उस दर्पण में देखिए कितना छोटा बनाता है और सीधा बना देता है, इसीलिए इसका उपयोग क्या किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पूछ सकता है उत्तल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग बताइए। तो हम जानते हैं कैमरा देखते हैं ना, कैमरा जो होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब मान लीजिए कोई किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसको भी दूर करने के लिए उसके चश्मे में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण को आभासी लेंस क्यों कहा जाता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसको आभासी लेंस क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम है, यहाँ पर एक क्या होती है, एक मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष, इसी मुख्य अक्ष पे क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब एक क्या है, उत्तल लेंस है। तो जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है मतलब आती है, और इससे क्या होती है, अपवर्तित होने का मतलब क्या होता है, गुजरती है। जब इस लेंस क्या होती है, गुजरती है। तो जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। देखिए एक बिंदु है, इस बिंदु पर एक किरण जब क्या होती है, इस लेंस से टकराती है, तो लेंस से टकराने के बाद इसी को अपवर्तित बोला जाता है, अपवर्तित। इससे पार कर गया, ये पारदर्शक है उत्तल लेंस, यहाँ से आया और यहाँ से क्या कर दिया, इसको पार कर गया, तो इसी को बोला गया है। तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर वो मिलती है इस उत्तल लेंस का आभासी लेंस कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का आभासी लेंस कहते हैं। जब यहाँ से किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद ये क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं फोकस, प्रथम फोकस, और ये जो है इसीलिए इसको बोलते हैं आभासी लेंस, यानी उत्तल लेंस का आभासी लेंस इसको कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बायो का फर्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।